नमस्कार, मैं सत्यकाम और मेरे साथी अखिलेश हम बात कर रहे हैं गुजरात विधानसभा चुनाव की। ये वोटिंग हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। हिमाचल विधानसभा चुनाव की वोटिंग भी 2022 की कंप्लीट हो चुकी है और एमसीडी चुनाव जो दिल्ली नगर निगम का चुनाव था उसकी भी वोटिंग कंप्लीट हो चुकी है। रिजल्ट आने हैं और जो सर्वे आया वो उसको बीजेपी देख करके गुजरात को ख़ास तौर पर लेकर नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं उनका गृह राज्य है, अमित शाह का गृह राज्य है, गदगद है। गदगद का मतलब कोई भी हर आदमी खुश हो सकता है। जहाँ पर 2/3 3/4 बहुमत मिल रहा हो तो एक मैसेज जाता है पूरे कंट्री को, पूरी दुनिया को मैसेज जाता है कि हाँ अभी वर्चस्व कायम है और वर्चस्व बढ़ रहा है। इसका मतलब आगे चल कर के जो विपक्ष में और सारे नेता हैं उनको दिक्कत होने वाली है। तो इस पे आप कुछ बोलेंगे सर? सत्यकाम भाई, पहले मेरा सभी लोगों को नमस्कार। देखिए भाई, बोलना ये है कि बात गुजरात चुनाव की करेंगे आप, और मोदी जी का गृह राज्य आपने पहले ही बताया, उनका अमित शाह जी का गृह राज्य आपने बताया, और वो इस समय सबसे बड़ी ताकत है देश के। तो चुनाव तो उनको जीतना चाहिए था, लेकिन एक वास्तव में आप इसको भाजपा या मोदी की सफलता ही कहेंगे कि लगातार 7वीं बार सरकार बनने अगर गुजरात में जा रही है भाजपा की, और मोदी जी के नेतृत्व में कहीं ना कहीं बन रही है सरकार, तो उनकी सफलता ही कहेंगे आप। और इस बार तो आकलन ये किया जा रहा है कि जब 2002 में जब वो भाजपा की सरकार बनी थी तो 127 सीटें भाजपा की, उस समय सबसे ज़्यादा सीटें हैं उस समय आई थी भाजपा की। तो टीवी टुडे चाणक्य की अगर सर्वे की बात कर लें तो 150 सीटों का दावा कर रहा है वो भाजपा के लिए। तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाजपा रिकॉर्ड तोड़ रही है। अब रिकॉर्ड किस बेस पे तोड़ रही है इसका मुझे अंदाज़ा आज नहीं है कि आपने बहुत बेहतर काम कर दिया हो। गुजरात मॉडल तो आप बहुत दिनों से पेश करते आ रहे हैं, वो भाई बेहतर है आपका, ठीक है, मानते हैं बेहतर है, हर कोई मान रहा हो गया, हम देखा नहीं है, देखा है तो मान लेते हैं। लेकिन 127 को अगर पार कर पाती भाजपा तो वास्तव में बड़ा ही माइलस्टोन होगा भाई। और बात कर लेते हैं 2 पार्टियों की बात कर लेते हैं। मुझे बड़ा दुख होता है, इस एक बात का बड़ा दुख होता है। मैं समर्थक और सपोर्टर किसी का हूँ नहीं, या आप भी नहीं है, लेकिन हम बात अगर पॉलिटिकल करते हैं तो सारी लोगों की बात एक बैलेंस में करना चाहते हैं। मैं कांग्रेस के लिए थोड़ा परेशान होता हूँ कि राहुल गांधी जी इतनी बड़ी भारत जोड़ो यात्रा अगर कर रहे हैं और इतनी बड़ी व्यवस्था के साथ कर रहे हैं, इतने बड़े दम लोग भर रहे हैं, यहाँ तक कि उनके अध्यक्ष जी जो नवनियुक्त अध्यक्ष जी भी आते हैं, उन्होंने बोला है। देखिए, अब क्या बोलना है ये तो आपको सोचना पड़ेगा, और आपके बोलने क्या फ़र्क पड़े जनता सोच पाती है। तो उसका आकलन तो कांग्रेस कर लेगी, क्या बोला क्या नहीं बोला, उन अध्यक्ष ने क्या बोला कि नहीं बोला, वो बात की बात है। लेकिन अगर इतना करने के बाद ही सीटें आपकी पहले से भी कम आती हैं, भाई 70-72 पा रहे थे आप, अगर 30-35 पा रहे हो तो आपको सोचना पड़ेगा आपको क्या करना चाहिए। मैं सर फिलहाल मैं टू द पॉइंट ही आज बोलना चाहता हूँ। मुझे अपेक्षा भी है कि आप भी टू द पॉइंट सर बोलेंगे। यह जो चाणक्य की बात की, टुडे चाणक्य की, और सारे CNBC का अपना है और सारे लोगों का है, ABPC वोटर है, बहुत सारे नए आए हैं जो सर्वे करते हैं, अपने हिसाब से घटाते बढ़ाते रहते हैं आंकड़ों को। बीजेपी वहाँ जीत रही है और हिमाचल में टक्कर चल रहा है, दोनों में बराबरी के आसपास का गेम है, और आम आदमी पार्टी MCD चुनाव दिल्ली नगर निगम का जीत रही है। ये तो रही ABP सर्वे और सारे लोगों के सर्वे की बात। इसमें एक बात जो छन के आई वो मैं जोड़ना चाहूँगा। 12-13 सीटों पर लड़ने वाली पार्टी के अध्यक्ष हैं असदुद्दीन ओवैसी। नाम ही सर काफ़ी है और पूरे भारत के साथ साथ दुनिया में मशहूर हैं। एक ख़ास कम्युनिकेशन का तरीका है उनका, और उन्होंने एक जो बात कही, कोट उसको करूँगा और उस पर आप अपना बात कहेंगे। उन्होंने एक वक्तव्य दिया कि अमित शाह की बातों को कोट किया, जो गृह मंत्री हैं और गुजरात में भी गृह मंत्री रहे। उन्होंने एक बात कही थी कि हमने 2002 में सबक सीखा है। किसी एक खास कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, आप भी समझ गए होंगे और व्यूअर्स तो बहुत अच्छे समझते हैं। तो उस पे उन्होंने आरोप लगाया कि ये विकास की जो राजनीति है, राशन की राजनीति है, या लोगों को फ्री देने की राजनीति है, इस पे नहीं वोटिंग हुआ है, इस पे माइनॉरिटी बना मेजॉरिटी की वोटिंग हुई है, इसलिए बीजेपी जीत रही है। तो इस पे आप क्या कहेंगे?
सबक सिखाया किसने कहा, ये किसका बयान था? अमित शाह जी। अमित शाह जी का। ये शायद संसद वहाँ विधानसभा में बयान था, उस समय की बात हो। नहीं, अभी चुनाव कैंपेनिंग के दौरान उन्होंने कहा। अच्छा देखिए ये क्या है, पोलराइजेशन। अच्छा पोलराइजेशन तरीका आपका है। ओवैसी जी अगर चुनाव में हैं किसी भी राज्य में, तो आप मानिएगा कि वो पोलराइज चुनाव होगा। कुछ अभी की स्थिति बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि वो वास्तव में खुल के मुसलमानों का ही वोट मांगते हैं, मुसलमान बाहुल्य सीटों पे चुनाव लड़ते हैं, और मुसलमान कैंडिडेट ही मैक्सिमम 99.9% के होते हैं, तो आप उसमें नहीं कह सकते। अमित शाह जी ने जो बयान दिया वो भी राजनीतिक है, ओवैसी का बयान भी राजनीतिक है। वो अपने हिसाब से भारत नहीं बना पाएंगे मुसलमानों के लिए, ना अमित शाह जी हिंदू भारत बना पा रहे है ना। ये बात लोकतंत्र की होगी। तो ये दोनों बातें राजनीतिक हैं, है ना। हम वास्तविक तथ्यों पे आ जाते हैं, बात कर लेते हैं। तथ्यों पे इसलिए बात कर लेते हैं कि भाजपा का जनाधार वहाँ पे है। और अगर मैं असदुद्दीन ओवैसी और आम आदमी पार्टी की वहाँ की जो उपस्थिति का विश्लेषण अगर कर लूँ, तो ये दोनों वास्तव में वोट कटवा वाली स्थिति में इसलिए हैं कि अगर आम आदमी पार्टी जो सीटें मिल रही हैं वो सीटें कांग्रेस की हैं, उनके वोट काटे हैं। असदुद्दीन ओवैसी जो वोट काटेंगे वो वोट कांग्रेस से काटेंगे। एक सीट उनको मिल गई तो बड़ी बात, और सीटें नहीं मिलेंगी मत प्रतिशत उनका हो जाएगा कि कुछ सीटों में उनका इतना मत प्रतिशत इतना मत उनको मिल गया, ये हो सकता है, ठीक है ना। और मैं एक बात सत्यकाम भाई भी जोड़ दूँ, मैं जो बड़ा मुझे मन कर रहा है जोड़ने का। आम आदमी पार्टी जो इतनी ताकत के साथ चुनाव वहाँ लड़ रही थी, वो जानती थी कभी जीतने के चुनाव नहीं लड़ रही है, उसको पता हम जीतेंगे भी नहीं। वास्तव में कांग्रेस का राष्ट्रीय विकल्प बनने का जो प्रयास है आम आदमी पार्टी का, उसके तहत चुनाव लड़ रहे हैं। अगर ये मान चलिए अगर आम आदमी पार्टी को 4-5 सीटें मिल गई तो राष्ट्रीय पार्टी की दर्जा उनका दूर नहीं है, राष्ट्रीय पार्टी दर्जा उनको मिल जाएगा, तो वो कांग्रेस के विकल्प के रूप में खुद को देख रहे हैं, भाजपा के अपोनेंट के रूप में। चलिए ठीक सर, ये आपका ओपिनियन रहा और दर्शकों का अपना ओपिनियन होता है। मैं इस पर बात ख़त्म नहीं इसलिए नहीं कर रहा हूँ। मैं एक बात और कोट करना चाहूँगा कि 77 सीटें पिछली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को आई, और अमित शाह का चैलेंज रहा कि वो 100 से नीचे आएगी तो सरकार नहीं बनाएंगे। तो दोनों लोग तो मतलब अमित शाह जी कहाँ गए, सरकार बनी, मुख्यमंत्री ऐसे बदले गए सर। इस पर कोट इसलिए कर रहे हैं, मुख्यमंत्री ऐसे बदले गए जैसे अब सप्ताह में आदमी 3 बार पैंट और शर्ट बदलता है। सत्यकाम भाई जो सरकार कठपुतली की होती है ना, तो ऐसे ही होता है। वास्तव में इनडायरेक्टली सरकार चलाते हैं आज भी मोदी जी और अमित शाह, गुजरात की, समझ रहे ना आप। वो सेंट्रल में है, गुजरात चुनाव देखिए, गुजरात चुनाव लड़ा भी जा रहा हूँ उन्हीं चेहरे पर, उन्हीं नाम पर लड़ा जा रहा है ना भाई। तो मुख्यमंत्री जो होगा वो यार वो रिमोट कंट्रोल का है, उसको पूछ के काम करना है। और अगर उनको लगे कैप्टन को कि आप नहीं सही नहीं खेल रहे हो तो ओपनर चेंज कर दिया हमने, उसमें क्या बड़ी बात है, तो पूरा देश जानता है। वोटिंग भी मोदी जी के नाम पे ही होती है, तो बड़ी बात ये नहीं है। बड़ी बात ये भाजपा गवर्नमेंट वहाँ बन रही, बड़ी बात ये है मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसका किसी को पता, आज तक नहीं पता किसी कौन बनेगा। जिसको चाहेंगे अमित शाह जी मोदी वो बन जाएगा, तो चर्चा का विषय ही नहीं है। भाजपा में विषय कैसे कोई है ही नहीं, सवाल ही नहीं है चर्चा इस पर करिए। आप चर्चा करिएगा कांग्रेस भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच की चर्चा करिएगा, है ना। चर्चा का विषय ये है। चलिए ठीक है, चर्चा के विषय को आगे बढ़ाते हुए हम आपसे कहना चाहेंगे कि जो ये सिनेरियो आ रहा है, हिमाचल तो पीछे इसलिए छूट गया सर, वोटिंग वहाँ भी हुई है, रिजल्ट वहाँ भी आ रहे हैं, लेकिन मीडिया को मसाला मिला है गुजरात परिवार की तरफ से। तो उस मसाले में आप क्या देखते हैं कि मतलब ये जो चुनाव है जनता तय करती है, ये जो सर्वेयर आते हैं इनका रोल क्या होता है? वो जनता का मूड बनाते हैं कि जनता के नब्ज को समझते हैं, या उनका व्यक्तिगत ओपिनियन होता है इस पर? सत्यकाम भाई पर्सनली मैं तो कभी समझ नहीं पाया कि ये सर्वेयर कहाँ आते हैं और किससे पूछते हैं, लेकिन अधिकांश यार इनके जो सर्वे होते हैं वो सही होते हैं, इसको मैं मानता हूँ। 14 से मैं देख रहा हूँ, अगर मैं ये जो सर्वेज होते हैं इनके तो लगभग सही हो जाते हैं, सटीक आते हैं। आप कहाँ पूछते, किससे पूछते हैं, किस हिसाब से पूछते हैं, इसका मुझे ज़रा सा आइडिया नहीं है यार, तो ज़्यादा इस पर नहीं बोलूँगा मैं। थोड़ा सा सर प्रकाश डाल। हाँ नहीं, प्रकाश डालने का ये है कि वास्तविकता तो ये है कि अगर हम आप बहुत दिनों से शायद आप बात कर चुके हैं इस मुद्दे पे कि हम आप वोट डाल के आते हैं, कोई पूछने भी नहीं आता किसको दे के आए हो। और सही बात यह है, सामाजिक जो व्यवस्था हमारी है, जिस समाज में हम रहते हैं, जिस तरह से जीते हैं, तो हम वास्तव में किसी को बताना भी नहीं चाहते उन्होंने किसको वोट दिया हुआ है। मैं सर इसलिए कहूँगा, थोड़ा सा प्रकाश मैं डालना चाहता था। वो ये है
कि ये बात सही कह रहे हैं आप, अपना ओपिनियन बहुत अच्छे ढंग से, और आमतौर पर पब्लिक की भी यही शिकायत है, यार मुझसे तो कुछ पूछा नहीं, बता रहा है इतना सीट मिलेगी। लेकिन समस्या तब आती है कि ईवीएम हैक है, तब आती है। एक बार मैं देख रहा था सर, चाणक्य का रिजल्ट आया, उसने मतलब सर्वे किया था, उसने जो सिनेरियो दिया 100% सिनेरियो जाके फिट बैठा। और जब फिट बैठा, 14 के चुनाव में चाणक्य सर्वे सबसे सटीक था। हाँ 2014 लोकसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव, लोगों को शक हुआ कि अब तो शायद सारे लोग 111 से 125 पाएंगे। इस तरह घटा बढ़ा के बोलते हैं कि ताकि ऊपर वाला नहीं सही आएगा, नीचे वाला सही आएगा। कुछ लोग उसकी अनुषंगी संगठन के शाखाएँ ही होती हैं। एक जो मेन सर्वेयर है, उसके कई सारे जुड़े सर्वेयर होते हैं जो अपनी अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं, उसको भी घटा बढ़ा के करते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज के युग में ये सर्वे 100% सही उतर सकते हैं? कभी भी नहीं, 100% सही नहीं हो सकते। ये अनुमान होता है, आकलन होता है, और अनुमान पे आप विश्वास मतलब अनुमान पे आप केवल चर्चा कर सकते हैं, डिसीजन नहीं ले सकते। नंबर एक बात। दूसरी बात मैं बोलूँगा कि ये जो सर्वे ना, मतलब मैक्सिमम लोगों के ओपिनियन ही होते हैं जी। तो उन पे आप मतलब एक टिल द एंड जाके आप वो डिसीजन लेके आओ, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, आप एक परसेप्शन बना पाते हो कि हाँ ये सरकार की बन रही नहीं बन रही, कौन जीत रहा कौन नहीं जीत रहा है। लेकिन मुझे पर्टिकुलरली आज तक समझ में नहीं आया, मैं नहीं समझ पाता कि यार ये डेटा आप, हाँ लोग कहते भी हैं कि हमने डेटा इतने लोगों से, इतना साइज सैंपल हमारा 50,000 लोगों का हमने पूछा इनका। तो मुझे लगता है कि एज ए वोटर मैं अपने गांव घर में, अपने शहरों में, मैं सीरियसली नहीं बताता किसी को यार मैंने वोट किसको दिया, क्योंकि मुझे लगता है कि कई लोग प्रभावित हो जाएंगे। हो सकता है किसी से कोई हमसे नाखुश हो जाए, कोई प्रसन्न हो जाए, तो हम चाहते हैं कि हमने वोट करा है। अगर गुप्त मतदान की व्यवस्था हमारे यहाँ है तो हमारी मतदान व्यवस्था अगर गुप्त संविधान में इसलिए दी गई कि आप अपने हिसाब से मतदान कर लिए, किसी का फोर्स ना हो, है ना। एक बात मैं और जोड़ूंगा, ये हो गया। दूसरी बात ये, आपने ईवीएम हैक की बात कर ली। यार एज ए सिटीज़न और जिम्मेदार सिटीज़न हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि हम ये मानते हैं, हम आप विपक्ष तो है नहीं कि हम आप बोल देंगे हाँ ईवीएम हैक नहीं बोलेंगे, नहीं बोल सकते। कि आप जिस लोकतंत्र में रह रहे हैं, आपको सबको बराबर की आज़ादी है। न्यायपालिका हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा स्वतंत्र है। तो आप वो जो चीज़ें ना, वो आपको एलिगेशन ना, उसको आप यार चैलेंज कर दो कोर्ट में भाई। सर मैं आपको रोकते हुए थोड़ा कहना चाहूँगा, इसलिए कि ये बात आपकी सच है कि उसको चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट के माध्यम से। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ईवीएम के सवाल को जाने दीजिए। हम फिलहाल ये इस पर बने हुए हैं कि हम एक स्वस्थ चर्चा चाहते हैं और उस पर आप सहयोग कर रहे हैं। मेरा अपना मानना है कि ईवीएम हैक होगा या नहीं होगा वो तो बात की बात देखी जाएगी। लेकिन हम जो बना रहे हैं, हमारा जो मुख्य मुद्दा है वो ये है कि गुजरात चुनाव में हम क्या कर रहे हैं, मतलब जनता क्या देख रही है। तो 8 दिसंबर को सर उसके रिजल्ट आने हैं और हम उस पर लगातार बने हैं और चाहेंगे कि हम उस पर आगे भी चर्चा करेंगे आपसे। तब तक आप सबसे नमस्कार।